अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से इसराइल को एक मरतबा फिर ज़ोरदार झटका लगा है। दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और ये अक़वाम मुत्तहिदा की अदालत है। इसके फ़ैसले को भी मानना ज़रूरी होता है। अब इस आलमी अदालत ने एक मरतबा फिर फ़ैसला सुनाया और कहा गज़ा पट्टी में इसराइल ने जो कुछ किया वो जेनोसाइड है। गज़ा पट्टी में इंसानी इमदाद को पहुँचने देना ज़रूरी है और इंसानी इमदाद को पहुँचने से रोकने के लिए इसराइल जो भी कुछ कर रहा है वो बेहद शर्मनाक है। इसराइल को यह हक़ हासिल नहीं है कि वो गज़ा पट्टी के लोगों को भूख से मरने दे और वो भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करे, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने गुज़िश्ता साल भी अप्रैल के महीने में एक हफ़्ते तक सुनवाई की और उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फ़ैसला था कि गज़ा पट्टी और फ़लस्तीन के दूसरे इलाक़ों पर इसराइल का जो कब्ज़ा है वो इल्लीगल है और इसराइल को उन इलाक़ों से निकल जाना चाहिए। दूसरा फ़ैसला था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कि गज़ा पट्टी में इंसानी इमदाद को पहुँचने देना चाहिए। और तीसरा फ़ैसला यह था कि यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसी है जिसको रिलीफ वर्क एजेंसी कहा जाता है RW, उसको मुकम्मल तौर पर गज़ा पट्टी में जाने देना चाहिए, काम करने देना चाहिए, लेकिन इसराइल रोक रहा है। इधर अमेरिका के नायब सदर इसराइल के दौरे पर हैं और तिल अबीब में इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा फौरी तौर पर हमास को हथियार डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता है और न ही गज़ा पट्टी से हमास का कंट्रोल लिया जा सकता है। इसराइल का इसरार इस बात पर है, बेंजामिन नेतन्याहू की ज़िद यह है कि पहली फुर्सत में हमास को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया जाए, उसके बाद ही इजरायली आर्मी बाहर निकलेगी गज़ा पट्टी से मुकम्मल तौर पर और रफ़ा बॉर्डर को खोला जाएगा। और इसी ज़िद की वजह से अभी तक सीज़ फायर के दूसरे मरहले के लिए बातचीत नहीं हो पा रही थी, डायलॉग का सिलसिला आगे नहीं बढ़ा था। ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को डांट भी लगाई, गाली भी दी और उसके बाद सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए, पूरी सिचुएशन को समझने के लिए उन्होंने सीधे अपने नायब सदर JD वेंस को इजराइल रवाना किया और JD वेंस ने इजराइल पहुंचकर तिल अबीब आकर बातचीत की बेंजामिन नेतन्याहू से, इजराइल के डेलीगेशन से। हालांकि अमेरिका के 3 अहम तरीन अफसरान पहले से इजराइल में मौजूद थे और वो कोशिशें कर रहे थे सीज़ फायर के दूसरे मरहले के लिए, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू उनकी नहीं सुन रहा था। अब JD वेंस ने सीधे ट्रंप का पैगाम बेंजामिन नेतन्याहू को दिया और JD वेंस ने तिल अबीब में बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फौरी तौर पर हमास को हथियार डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता है और न ही हमास से गज़ा पट्टी का मुकम्मल कंट्रोल लिया जा सकता है। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हमास को सीज़ फायर के तमाम मरहलों के लिए, सीज़ फायर के तमाम पॉइंट्स पर अमल करने के लिए मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करना होगा, मुकम्मल तौर पर अपना ताउन देना होगा और कहीं भी अगर हमास ने सपोर्ट नहीं किया, सीज़ फायर के माहदे का वायलेशन किया, तो हमास को ख़तरनाक नताइज का सामना करना होगा। इसके अलावा ये बात भी सामने आई कि जल्द ही इंटरनेशनल टास्क फोर्स गज़ा पट्टी पहुँचेगी और उसके बाद धीरे धीरे हमास से हथियार लिया जाएगा, लेकिन इसकी कोई भी टाइमलाइन तय नहीं की गई है। इधर इंटरनेशनल फोर्स जो तश्कील दी जाएगी उसमें किन देशों की फ़ौज जाएगी, इस पर भी लगातार अब हंगामा हो रहा है। तुर्किया नेटो का मेंबर है और तुर्की ने पहले दिन से कह रखा है कि उसकी फ़ौज गज़ा पट्टी में जाने के लिए तैयार है, गज़ा पट्टी का कंट्रोल संभालेगी तुर्की की आर्मी, और इजराइल नहीं चाहता कि तुर्की की आर्मी गज़ा पट्टी पहुँचे। जब JD वेंस के साथ बातचीत हुई बेंजामिन नेतन्याहू की तो JD वेंस ने यही कहा बेंजामिन नेतन्याहू से कि तुर्की नेटो का मेंबर है और वो अपनी आर्मी को गज़ा पट्टी में भेजने के लिए तैयार भी है, क्योंकि हर एक देश गज़ा पट्टी में अपनी आर्मी को भेजने के लिए तैयार भी नहीं हो सकता, क्योंकि जिस देश की आर्मी गज़ा पट्टी में जाएगी उस आर्मी को हमले का डर रहेगा, खौफ रहेगा रेजिस्टेंस फोर्स की वजह से। क्योंकि दो बातें होगी, गज़ा पट्टी में जो आर्मी होगी वो आर्मी या तो फ़लस्तीनी अवाम को इजरायली आर्मी के हमले से बचाने का काम करेगी या फिर उसकी दूसरी बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि अगर इजरायली आर्मी का हमला होता है तो फ़लस्तीनियों की तरफ से लड़ना उस आर्मी की जिम्मेदारी होगी इजरायली आर्मी के ख़िलाफ़, तभी तो फ़लस्तीनियों की हिफाजत हो सकेगी। और अगर ये काम इंटरनेशनल आर्मी गज़ा पट्टी में नहीं करती है फिर उस आर्मी का वहाँ पर क्या काम होगा। अगर इंटरनेशनल आर्मी इजरायली आर्मी के साथ रहेगी, फ़लस्तीनियों का बचाव नहीं करेगी, तो फिर जिस तरह
اسرائیلی آرمی پر حملہ ہوگا اسی طرح انٹرنیشنل آرمی پر بھی حملہ ہوگا۔ ریزسٹنس گروپ اس آرمی کو بھی نشانہ بنائیں گے اور کوئی بھی ملک اسی لیے انٹرسٹ نہیں شو کر رہا ہے غزہ پٹی میں اپنی آرمی کو بھیجنے کے لیے، اپنے لوگوں کو وہاں بھیجنے کے لیے، کیونکہ دونوں طرف سے انٹرنیشنل آرمی ماری جائے گی۔ اگر وہ انٹرنیشنل آرمی فلسطینیوں کو بچانے کا کام کرتی ہے تو اسرائیلی آرمی ان پر حملہ کرے گی، اور اگر یہ انٹرنیشنل آرمی اسرائیلی آرمی کے ساتھ کھڑی ہو کر فلسطینیوں کو مارتی ہے تو پھر ریزسٹنس گروپ کا حملہ ہوگا۔ اس لیے ترکی واحد اب تک ملک ہے جس نے یہ انٹرسٹ دکھایا ہے، یہ اعلان کیا ہے، وہ اپنی آرمی کو غزہ پٹی بھیجے گا۔ پاکستان جیسے ملک نے بھی ابھی تک اپنی آرمی کو وہاں بھیجنے کا اعلان نہیں کیا ہے، افغانستان نے بھی نہیں کیا ہے، لیکن ترکیہ کر رکھا ہے، اور اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ترکی کی آرمی وہاں نہ آئے، کیونکہ اسرائیل کو لگتا ہے کہ اگر ترکی کی آرمی یہاں پہنچ جاتی ہے تو یقینی طور پر ترکی کی آرمی فلسطینیوں کا ساتھ دے گی، اسرائیلی آرمی کے خلاف لڑے گی، اور اسرائیلی آرمی غزہ پٹی میں جو کچھ کرنا چاہے گی اس کو اپنے ایجنڈا میں، مشن میں کامیابی نہیں مل سکے گی۔ جے ڈی وینس نے ہر طرح سے قائل کرنے کی، کنونس کرنے کی کوشش کی اسرائیل کے پرائم منسٹر کو کہ ترکیہ نیٹو کا ممبر ہے، اس کا حق ہے اپنی آرمی کو یہاں بھیجنے کا، لیکن اب تازہ ترین رپورٹ یہ ہے ٹائمز آف اسرائیل کہ بنجامن نتنیاہو نے ترکیہ کی آرمی کو یہاں ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ لیکن یہ معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ اس حوالے سے بات چیت ابھی آگے بھی جاری رہے گی۔ جے ڈی وینس نے دونوں طرف سے اپیل کی ہے کہ وہ سیز فائر کے معاہدہ کو جاری رکھیں اور اگلے مرحلہ کے لیے بات چیت کرے، اور امید یہ ہے کہ اب اگلے مرحلہ کے لیے بات چیت شروع ہو جائے گی۔ ادھر 15 سے زیادہ ہاسٹیج کی لاشوں کو بھی حماس نے اسرائیل کے حوالے کر دیا ہے۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے کیا فیصلہ سنایا ہے اور اس فیصلے کا اسرائیل پر کیا اثر ہوگا وہ بھی جان لیجئے۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے جو صدر ہیں وہ ہیں جج یوجی ایواسا، ان کا یہ بیان سامنے آیا، انہوں نے تمام ججز کے ساتھ یہ فیصلہ سنایا کہ اسرائیل ایک قابض طاقت کے طور پر اسرائیل پر لازم ہے کہ مقامی آبادی کی بنیادی ضروریات کو یقینی بنائے، بشمول ان اشیاء کے جو ان کی بقا کے لیے، ان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ جنوری 2025 میں اسرائیل نے UNRWA یعنی یونائٹڈ نیشن ریلیف ورک ایجنسی جو غزہ میں امداد فراہم کرتی ہے، یہ مرکزی ادارہ ہے، اس کو وہاں داخل ہونے سے اور کام کرنے سے اسرائیل نے روک دیا تھا۔ اس کو لے کر کے بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا کہنا ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے باضابطہ ایک ایڈوائزری اوپینین جاری کرنے کے لیے کہا تھا اور یونائٹڈ نیشن کی عالمی عدالت نے جاری کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اپریل میں جو فیصلہ آیا تھا اور افریقہ نے سب سے پہلے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں مقدمہ دائر کیا، اس کے بعد ترکی اور دنیا کے کئی اور دیشوں نے اس مقدمہ کی پیروی کی۔ اس موقع پر بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا تھا اسرائیل ایک قابض اسٹیٹ ہے، اس نے فلسطین کے مختلف علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے اور اسے ان علاقوں کو خالی کر دینا چاہیے۔ اسی طرح یونائٹڈ نیشن کی اس عالمی عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ غزہ پٹی میں جو کچھ امدادی سامان پہنچ رہا ہے وہ اتنے بڑے انسانی بحران کے لیے یا کرائسس کے لیے ناکافی ہے اور بڑے پیمانے پر اس کو وہاں پہنچنے دینا چاہیے، اور اس کے خلاف اسرائیل نے بھی اپنا موقف عدالت میں سبمٹ کیا تھا۔ اب اس کا اثر یہ ہوگا، دیکھیے یونائٹڈ نیشن کی عدالت کی اس فیصلے کو ماننا اسرائیل کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر اسرائیل اس فیصلے کو نہیں مانتا ہے تو اسرائیل پر کوئی ملک حملہ بھی جا کر نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر کوئی غریب ملک ہوتا، کوئی مسلم دیش ہوتا، اس کے خلاف فیصلہ صادر ہوتا تو یقینی طور پر امریکہ اور نیٹو کی آرمی جا کر وہاں پر حملہ کر دیتی، لیکن اسرائیل امریکہ کی ایک چھاونی ہے تو اس پر کچھ فرق نہیں پڑنے والا۔ لیکن الجزیرہ نے اس حوالے سے ایک تجزیہ شائع کیا اور الجزیرہ کا تجزیہ بتا رہا ہے کہ بھلے ہی عالمی عدالت کی اس فیصلے کو اسرائیل نہیں مانے گا اور نہ ماننے کا اس پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا، لیکن اس کے باوجود عالمی سطح پر، سفارتی سطح پر اسرائیل کو تنہائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب پچھلے سال اپریل کے مہینے میں عالمی عدالت نے اسرائیل کے خلاف فیصلہ سنایا اور بتایا کہ اسرائیل ایک اللیگل اسٹیٹ ہے، فلسطین کے علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے اور بحران کو لگاتار اسرائیل بڑھا رہا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ
यूरोप के कई सारे देशों ने फ़लस्तीन को एक आज़ाद स्टेट के तौर पर तस्लीम कर लिया और ये इज़राइल की सबसे बड़ी नाकामी और फ़लस्तीन की कामयाबी थी। उसके अलावा राय आम्मा की जंग में नैरेटिव की लड़ाई में भी इज़राइल को ज़बरदस्त झटका लगा, फ़लस्तीनियों की जीत हुई। यूरोप के अवाम, अमेरिका के अवाम अब तक ये समझ रही थी कि इज़राइल ही हक़ पर है और फ़लस्तीनी नाहक़ है। फ़लस्तीनियों के जो हमले होते हैं अपने दफ़ा के लिए, अपने बचाव के लिए, दरअसल वो दहशतगर्दाना हमले होते हैं और इज़राइल अपना बचाव करता है। आलमी अदालत का फ़ैसला आ जाने के बाद दुनिया की सोच बदली, दुनिया का नज़रिया बदला, उनका नैरेटिव चेंज हुआ और बच्चे ने ये मान लिया कि फ़लस्तीन हक़ पर है, हमास के जो फाइटर्स हैं वो हक़ पर हैं, इज़राइल गलत ट्रैक पर है, इज़राइल जुल्म कर रहा है। और उसके बाद दुनिया भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ। आलमी अदालत के फ़ैसले का असर था कि इंग्लैंड ने, फ़्रांस ने, उसके अलावा इटली ने, इसी तरह स्पेन ने और यूरोप के 15-16 देशों ने फ़लस्तीन को एक आज़ाद स्टेट के तौर पर तस्लीम कर लिया। और अब यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ एक देश बचा है, अमेरिका, जो फ़लस्तीन को आज़ाद स्टेट के तौर पर फ़िलहाल तस्लीम नहीं कर रहा है। हालांकि अमेरिका के रवैये में भी बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। तो ये फ़लस्तीन की कामयाबी है और अल जज़ीरा ने अपने तज़्ज़िये में यही बताया है कि इंटरनेशनल अदालत के फ़ैसले का इस तरह फ़लस्तीन को फ़ायदा मिलता है और इज़राइल को नुकसान होता है। इस वीडियो में इतना ही। पब्लिक फेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।